हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हमारे टर्म 2 में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से बहुत ही शॉर्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। इस चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया गया है। इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है फॉरेस्ट, ऐसे इलाके जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है ग्रासलैंड्स, जहां पे बारिश ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है। और तीसरा है श्रब्स। श्रब्स वो इलाके हैं जहां पे रेन जो है वो बहुत ही कम होती है। अब इसके आगे की हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये हमारा जो ट्रॉपिक है और इक्वेटर है उसके आसपास के इलाके हैं। और एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां पूरी साल बारिश होती रहती है, यहाँ कोई विशेष ड्राई सीजन नहीं रहती है। और यहाँ के जो पेड़ रहते हैं वो अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन यानी हमेशा हरे रहने वाले कहा जाता है। यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो इतने घने होते हैं कि सनलाइट को वो नीचे नहीं जाने देते हैं। और यहाँ पे कुछ हार्डवुड ट्री जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी आदि देखे जा सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो स्नेक है एनाकोंडा, वो भी इन्हीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जा सकता है। और ये इतना बड़ा होता है कि ये क्रोकोडाइल को भी मार सकता है और एक बार में उसे खा सकता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, उन्हें मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मानसून फॉरेस्ट का मतलब है जहां मानसून की जो बारिश होती है उससे फायदा पहुंचता है। ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। उसी के साथ साथ में नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, इन एरियाज को ये कवर करता है। यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो ड्राई सीजन में अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वो पानी को बचा के रख सके। यहाँ पे कुछ हार्डवुड ट्रीज जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे साल, तीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं वो फर्नीचर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बहुत अधिक यूजफुल होते हैं। यहाँ के एनिमल्स की बात करें तो टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मंकीज जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो कोस्टल एरियाज है उनका जो मिड लेटिट्यूडनल प्लेस है वहां पे मिलते हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन है वहां हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील में हमें ये देखने को मिलते हैं। इनमें सॉफ्टवुड और हार्डवुड ट्रीज दोनों मिलते हैं, जैसे कि ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हायर एल्टीट्यूड्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली और इसी के साथ साथ में वेस्टर्न यूरोप के जो कोस्टल एरियाज है वहां भी मिलते हैं। ये जो है ड्राई सीजन में अपने पत्तों को गिराते हैं। और इनके जो कॉमन ट्रीज हैं वो ओक, एश, बीच आदि है। और यहाँ पे डियर, फॉक्सेस, वॉल्स जैसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में पीजेंट्स, मोनल्स, ऐसे बर्ड्स हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है वहां पे हमें मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलती है, जो कि मेडिटेरेनियन सी जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में है वहां हमें देखने को मिलती है। यूएसए का कैलिफोर्निया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये वेजिटेशन है हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स रहते हैं और रेन जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स और ग्रेप्स, ये बहुत कॉमन मिलते हैं। और उसी के साथ साथ में नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ के लोग हटा देते हैं ताकि वहाँ पे कुछ अन्य कामों को वो लोग कर सके। यहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत कम देखने को मिलती है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, हायर लेटिट्यूड्स जैसे कि 50 डिग्री से 70 डिग्री जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इन्हें टाइगा भी कहा जाता है। यहाँ पे ऐसे पेड़ होते हैं जो हिमालय एरिया में बहुत अधिक मिलते हैं। ये टॉल होते हैं
और सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। स्नो कवर्ड कोनिफरस फॉरेस्ट, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, ये स्नो से कवर्ड रहते हैं और पल्प बनाने के लिए बहुत अधिक काम में आते हैं, जिसके द्वारा पेपर और न्यूज प्रिंट जो है वो बनाए जाते हैं। मैच बॉक्सेज, पैकिंग बॉक्सेज और अन्य चीजें भी यहाँ के सॉफ्टवुड से बनाए जाते हैं। चिर, पाइन, सेडार यहाँ की इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो ये इक्वेटर के दोनों साइड में हमें देखने को मिलते हैं, जहां तक ट्रॉपिक्स फैले हुए हैं। ये वेजिटेशन ऐसे एरिया में ग्रो करती है जहां पे मॉडरेट या लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं काफी टॉल होते हैं। अफ्रीका के जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये मिड लेटिट्यूडनल जोन्स में हमें देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ में कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में भी मिलते हैं। यहाँ पे जो ग्रास है वो शॉर्ट होती है लेकिन न्यूट्रिशियस होती है। बफेलोस, बिसन्स, एंटीलोप्स जो है यहाँ के कॉमन एनिमल्स हैं। थॉर्नी बुशेस, ड्राई डेजर्ट एरिया जो है वहां हमें ये देखने को मिलते हैं। ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन्स में देख सकते हैं। यहाँ वेजिटेशन बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है और हीट जो है वो बहुत ही तेज या स्corching होती है। पोलर रीजन्स, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, ये बहुत कोल्ड होते हैं और ये पोल्स के पास में होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होती है, केवल मोसेज, लिचेंस और सब्ज यहाँ देखने को मिलते हैं और ये समर टाइम में ही ग्रो करते हैं। इन्हें टुंड्रा कहा जाता है। और ये जो वेजिटेशन है ये यूरोप के पोलर एरियाज, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स मिलते हैं उनकी फर और स्किन जो होती है वो काफी मोटी होती है ताकि उनको कोल्ड से बचाए रख सके। सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ओल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेज यहाँ के कुछ कॉमन एनिमल्स हैं। जैसा कि आप लोग अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में जानते हैं, वो पूरी तरह से अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए नेचर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने फूड को ग्रो करने की नई नई स्किल्स अपना ली और उसी के साथ साथ में वो होम्स को भी बनाने लगे और उसी के साथ साथ में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के उन्होंने नए नए साधन जो है वो खोज लिए। इस प्रकार से ह्यूमन ने अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया था। अगर सेटलमेंट्स की हम लोग बात करें तो सेटलमेंट्स का मतलब होता है वो जगह जहां पे मनुष्य अपने घर बना के रहते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो ट्रीज या केव्स में रहा करते थे, परंतु जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तो उनके लिए आवश्यक हो गया घर बनाना और इसी के कारण से उन्होंने रिवर वैलीज के आसपास में जहां पे पानी हो और लैंड फर्टाइल हो वहां पे अपने घर बनाना शुरू किया। और ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होने के बाद में ये सेटलमेंट्स जो है वो धीरे धीरे बड़े स्तर पे जाने लगे। सेटलमेंट्स जो है वो ज्यादातर रिवर वैलीज के पास में हुए और उन्हीं के कारण से नई सिविलाइजेशंस जो है वो हमें देखने को मिली। सेटलमेंट्स को दो प्रकार से बांटा गया, एक थे टेम्परेरी सेटलमेंट और दूसरे थे परमानेंट सेटलमेंट। अब टेम्परेरी सेटलमेंट्स जो थे वो इस तरह के सेटलमेंट्स थे जो कुछ समय के लिए बनाए गए थे। लोग जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर, हॉट या कोल्ड डेजर्ट में या माउंटेन्स में रहा करते थे उनको टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहा जाता था। और यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो हंटिंग या गैदरिंग, एनिमल रियरिंग भी वो लोग किया करते थे। परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट हमें आज के समय में देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, जहां पे लोग परमानेंटली अपना घर बना लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं। ट्रांसह्यूमेंस जो है उसका मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जिनका काम ये होता है कि जानवरों की देखभाल करना और उनके सहायता से अपने जीवन का गुजारा करना, वो लोग क्या करते हैं, सीजन के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा नए नए पास्चर्स या घास के मैदानों की आवश्यकता होती रहती है। सेटलमेंट्स को हम दो अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर सकते हैं, वो है रूरल और अर्बन सेटलमेंट। विलेज के लोग जो हैं वो रूरल सेटलमेंट में हैं और उसी के साथ साथ में सिटी के जो लोग हैं वो अर्बन सेटलमेंट में आते हैं। रूरल सेटलमेंट वो लोग करते हैं
जो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क या ट्रेडिंग करते हैं। अब रूरल सेटलमेंट जो है उसको भी हम लोग कॉम्पैक्ट या स्कैटर्ड सेटलमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो होते हैं जहां पे आसपास में लोग बहुत सारे घर बना के रहते हैं या फ्लैट्स बना के रहते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट जो होते हैं वो ऐसा सेटलमेंट होता है जिसमें लोग बहुत बड़े एरिया के अंदर रहते हैं और वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं वो मोस्टली हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट या एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले जो इलाके होते हैं वहां देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे लोग ऐसे घर बनाते हैं जो एनवायरनमेंट को सूट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे घरों की जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है, टेढ़ी होती है। और यहाँ पे लोग कुछ प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिन्हें स्टिल्ट कहा जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे अपने घर बनाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हॉट क्लाइमेट में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थिक मड जो है उसकी वॉल का हाउस बना के और उसके ऊपर थैच रूफ को लगा के घर बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वो मुख्य साधन है जिसके द्वारा लोग या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्ली डेज की बात करें तो पुराने दिनों में ट्रांसपोर्ट में बहुत अधिक टाइम लगता था। लोग दूरी को तय करने में अपना बहुत अधिक समय वेस्ट कर देते थे और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बहुत सारे एनिमल्स का यूज किया करते थे। लेकिन जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही आसान हो गया। हमारे देश में डंकीज, म्यूल्स, बुलॉक्स और केमल्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लेने वाले मुख्य जानवर हैं। लेकिन एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका है, वहां पे लामाज जो है उन्हें तिब्बत के याक की तरह ट्रांसपोर्टेशन में काम में लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट के जो मेजर साधन है वो चार है: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। इनमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो है रोड्स। रोड्स हमारी दो तरह की होती है: मेटल रोड्स जो कि पक्की रोड होती है जिन्हें एक बार बनाने के बाद में काफी समय तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत जल्दी से खराब नहीं होती है। एक अन्य रोड भी होती है जिसे अनमेटल्ड रोड कहा जाता है, जो गांवों में या ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर देखने को मिलती है, जो कि कच्ची रोड होती है, जो लोगों के बार बार आने जाने के कारण से बन जाती है और जिसमें टूट फूट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। रेलवेज की अगर बात करें तो रेलवेज जो है हमारे भारी सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम पैसे में ले जाने का साधन है। और स्टीम इंजन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसने बहुत अधिक डेवलपमेंट किया। इंडियन रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। वाटरवेज की अगर बात करें तो वाटरवेज सबसे सस्ता साधन है जो कि हैवी और बल्कि गुड्स को लंबे लंबे दूरी तक पहुंचा देता है। और वाटरवेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं: इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स। सी रूट्स एक देश से दूसरे देश के बीच में या और भी दूरी तय कर सकते हैं, और इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो एक कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। एयरवेज की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे फास्टेस्ट जो मीन्स है वो है एयरवेज। ये बहुत ही अधिक एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका फ्यूल जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और एयर ट्रैफिक की अगर बात करें तो कई बार फोग और स्टॉर्म के कारण से, बैड वेदर के कारण से ये इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं, कुछ विशेष एरिया जहां पे अन्य साधन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पे अगर पहुंचना हो तो इस साधन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम हमारे मैसेज को पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उसी के साथ साथ में हमारे जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो बहुत अधिक डेवलप होते गए और इसी के कारण से हम बहुत आसानी से एक दूसरे से कहीं पे भी बैठे बैठे बात कर सकते हैं। आजकल न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन जो है इनके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं
वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, और इसी कारण से इन्हें मास मीडिया कहा जाता है, क्योंकि ये मास मास का मतलब आम जनता या बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखता है। और सैटेलाइट्स जो है उन्होंने इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को और भी अधिक फास्टर बना दिया है, और इन्हीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सहायता से आजकल हम घर बैठे बैठे बहुत सारे अपने काम आसानी से कर सकते हैं। पहले हमें ये जानना है कि दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। हो सकता है वो लोग दिखने में अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो या शेल्टर से रिलेटेड हो, ये सारी बिल्कुल सेम होती है। इसका मतलब हम लोग बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी बेसिक नीड्स जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो। हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के पास में है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। और अमेजन रिवर जो है वो इसी एरिया से फ्लो करती है। रिवर का वो स्थान जहां पे वो दूसरे पानी के सोर्स में मिलती है, उसे रिवर का माउथ कहा जाता है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो अमेजन रिवर में मिलती हैं। अमेजन बेसिन है वो इक्वेटर पे स्ट्रेच करता है, और इसीलिए इसका हॉट और वेट क्लाइमेट जो है पूरी साल बना रहता है। डे और नाइट्स जो इक्वली हॉट और ह्यूमिड रहते हैं, और स्किन जो है हमारी स्टिकी हो जाती है। लगभग हर दिन यहाँ रेन होती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। डे टेम्परेचर हाई रहते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। नाइट के समय टेम्परेचर डाउन चला जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी है वो काफी ज्यादा होती है। यहाँ के रेन फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसलिए बहुत अधिक फॉरेस्ट यहाँ पे है। और यहाँ की जो फॉरेस्ट है वो वास्तव में एक रूफ की तरह बना लेते हैं, इसलिए नीचे जो है वो नॉर्मल पौधे यहाँ नहीं लग पाते हैं, और यहाँ पे विशेष तरह के पौधे लग पाते हैं जिनको सनलाइट की आवश्यकता कम होती है। यहाँ के पौधों के बारे में अगर बात करें तो उनमें ऑर्चिड्स और ब्रोमेलिएट्स जो है वो विशेष हैं, जो कि एक प्लांट पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं। यहाँ के बर्ड्स के बारे में बात करें तो टोकोन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैरासाइट हैं, और इनकी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत ही कलरफुल प्लेमेज के साथ में होता है, और इनकी जो चोंच होती है वो विशेष प्रकार की होती है जो अन्य बर्ड्स में नहीं देखने को मिलती है, जो इनकी ईटिंग में हेल्प करती है। इन एरियाज में जैसे मंकीज, स्लोथ, आंट ईटिंग टापिर्स ये देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ में बहुत प्रकार के रेप्टाइल्स और स्नेक्स भी इस जंगल में मिलते हैं। क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स ये भी यहाँ पाए जाते हैं, और एनाकोंडा, बो कॉन्स्ट्रिक्टर ये सारी स्पीसीज भी यहाँ देखने को मिलती है। इसी के साथ ही साथ में फ्लैश ईटिंग पिराना फिश जो है वो भी यहाँ देखने को मिलती है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे एरियाज को साफ करके पेड़ों के आसपास में अपने घर यहाँ बना लेते हैं। जब यहाँ के मैन हंटिंग और फिशिंग करते हैं नदी के आसपास में, तो वुमेन जो है वो क्रॉप्स का ध्यान रखती है। वो विशेषतः टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो ग्रो करती है। और हंटिंग और फिशिंग यहाँ अनसर्टेन है, इसलिए वुमेन जो है परिवार को चलाने में पूरी तरह से सहायता करती है, और इसके लिए वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है। यहाँ पे स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसे काम में लिया जाता है। उसमें क्या करते हैं, जितने भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको इकट्ठा करके जला दिया जाता है। यहाँ का स्टेपल फूड मेनियोक है, जिसे कासावा भी कहा जाता है, जो ग्राउंड में पोटैटो की तरह लगता है। यहाँ के लोग क्वीन आंट्स और एग सेक्स को भी खाते हैं। यहाँ की कैश क्रॉप्स है वो कॉफी, मेज, कोकोआ ये है। रेन फॉरेस्ट जो है उसमें वुड काफी देखने को मिलती है जो हाउस कंस्ट्रक्शन में काम में आती है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वो थैच्ड हाउसेस बना के रहते हैं, जैसे कि बी हाइव्स की तरह। और उसी के तरह कुछ लोग जो है वो कुछ अपार्टमेंट का जैसा घर बना के रहते हैं, जिसे मलोका कहा जाता है, जिसकी जो रूफ होती है थोड़ी स्लांटिंग या ढलान वाली होती है। यहाँ पे बढ़ती हुई डेवलपमेंट एक्टिविटीज के कारण जो बायोलॉजिकल
रेन फॉरेस्ट है उनका धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण फॉरेस्ट जो है वो सिमटते हुए ही जा रहे हैं। गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दोनों मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आता है। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं घग्गर, सन, चंबल, गंडक, कोसी, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसे ड्रेन करती है। इस बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, यहाँ के जो माउंटेन्स है, हिमालयस के फुट हिल्स और उसी के साथ साथ में सुंदरबन डेल्टा जो है वो इसके मेन फीचर्स हैं। इस प्लेन एरिया में हमें ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ में इस एरिया में मानसून क्लाइमेट का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण से मिड जून से मिड सितंबर तक यहाँ पे बारिश होती है। समर्स यूजुअली हॉट होती है और विंटर्स है वो यहाँ पे कूल रहती है। यहाँ की सोइल फर्टाइल होती है और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और जहाँ पे फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे लोग क्रॉप्स उगाते हैं और यहाँ की मेन क्रॉप जो है पेडी, वीट, मेज, सोरगम, ग्रेम और मिलेट्स है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे शुगर केन और जूट की कैश क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं और बनाना प्लांटेशन। और इसी के साथ साथ में आसाम की जो टी है वो भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल और आसाम में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो माउंटेन्स और हिली एरियाज है, जहाँ की स्लोप्स देखते हैं, वहां पे टेरेस पे कुछ क्रॉप्स लगाई जाती है जिसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। और जिस प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं उसी प्रकार की वेजिटेशन वहां पे लगाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज है वो यहाँ पे ग्रो होते हैं। उसी के साथ साथ में टीक, साल और पीपल, थिक बैम्बू, ये ग्रोव जो है यहाँ पे कॉमन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में भी हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः एलिफेंट्स, टाइगर, डियर और मंकीज ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनोसोरस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों को फिश खाना भी बहुत पसंद है और यहाँ पे फिश की जो मुख्यतः वेराइटीज जो होती है उसमें रोहू, कटला और हिल्सा जो है वो देखने को मिलती है। फिश और राइस जो है यहाँ के रहने वाले लोगों का स्टेपल डाइट है। लेक जो है वो यहाँ के लोगों के लाइवलीहुड का एक सोर्स है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फिशिंग करते हैं और उसके कारण से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स और सिटीज हैं जिनमें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता ये इम्पोर्टेंट है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10 लाख से भी ज्यादा है। इस बेसिन की जो एक अन्य इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है टूरिज्म। और ताजमहल जो है वो आप देख सकते हैं कि वो यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। इलाहाबाद जो है वो रिवर गंगा और यमुना के संगम पर है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपास भी हैं और लखनऊ में इमामबाड़ा भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ में असम में यहाँ काजीरंगा और मनस में यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती है। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे बहुत ही विशेष प्रकार का ट्राइबल कल्चर भी हमें देखने को मिलता है, जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको भी बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है। ग्रासलैंड जो है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट लाइफ जो होती है उसमें ग्रास का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। ग्रासलैंड्स को डिवाइड करने में उनकी जो क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ग्रासलैंड्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है टेम्परेट रीजन और दूसरा है ट्रॉपिकल रीजन। नॉर्थ अमेरिका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। ये फ्लैट है और स्लोपिंग है और हिली एरियाज हैं और अधिकतम इन एरियाज में पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रिवर वैली जहां देखने को मिलती है उसके साथ साथ में कुछ वुडलैंड्स यानी जंगल भी हमें दिखाई देंगे। यहाँ की जो ग्रासेज है वो बहुत लंबी होती है और चारों तरफ यही दिखाई देती है और इसको वास्तव में ग्रास की सी भी कहा जा सकता है। ये जो प्रेरीज हैं उनके एक तरफ रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलते हैं और इनके ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे ग्रेट लेक्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रेरीज जो है अधिकतम हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
और कनाडा के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। ये जो ग्रासलैंड है इस कॉन्टिनेंट के हार्ट में लोकेटेड है और इसीलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, या हम कह सकते हैं यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। समर्स जो होती है यहाँ पे बहुत वार्म होती है और लगभग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि विंटर की बात करें तो -20 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे टेम्परेचर कनाडा विपेग में रिकॉर्ड किया जाता है। तो विंटर्स में यहाँ पे चारों तरफ स्नो की जो ब्लैंकेट है वो छाई हुई रहती है। एनुअल रेनफॉल जो है वो काफी मॉडरेट है और ग्रास की ग्रोथ के लिए काफी आइडियल है। यहाँ पे नॉर्थ साउथ बैरियर जो है उसकी कमी है, इसी कारण से यहाँ पे एक लोकल विंड देखने को मिलती है जिसे चुनुक कहा जाता है। प्रेरीज यूजुअली ट्रीलेस होते हैं, लेकिन जहां वाटर अवेलेबल है वहां पे विलोस, एल्डर्स और पोपलर्स जो है वो पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। लगभग यहाँ 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और आसपास की जो जमीन है वो लगभग फर्टाइल है। और इस एरिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं वो मेज है, उसी के साथ साथ में पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, अल्फा भी यहाँ ग्रो होता है। जहां पे रेनफॉल बहुत कम हो या ग्रासेज शॉर्ट हो, ऐसे एरिया जो हैं वो कैटल को पालने के लिए बहुत उचित होते हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं जिन्हें हम लोग रांचेस कहते हैं, और उसी के साथ साथ में इनको संभालने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी मैन होते हैं जिन्हें काउबॉयज कहा जाता है। बिसन, जिसे अमेरिकन बफेलो कहा जाता है, वो यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल है। एक्सेस हंटिंग के कारण ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट यानी खत्म होने की कगार पे है। और इसी के साथ साथ में इस एरिया में रेबिट्स, कोयोट्स, गोफर और प्रेरी डॉग भी मिलते हैं। इस एरिया के जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अधिक यूज किया है। और यहाँ की जो सबसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें यूएसए और कनाडा है। कल्टीवेशन में यहाँ साइंटिफिक मेथड अपनाते हुए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और अधिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। इसी के कारण नॉर्थ अमेरिका है वो हमेशा सरप्लस फूड प्रोड्यूसर रहता है। इन प्रेरीज को एक्सेस व्हीट प्रोडक्शन के कारण ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। डेयरी फार्मिंग यहाँ की एक अन्य मुख्य इंडस्ट्री है। डेयरी फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे कोल, आयरन और अन्य मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और इसी के कारण से रोडवेज, रेलवेज और कैनाल्स के नेटवर्क यहाँ अच्छे हैं और ये काफी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। साउथ अफ्रीका के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें वेल्ड्स कहा जाता है। वेल्ड्स एक्चुअली रोलिंग प्लेचोज हैं जिनकी हाइट 600 मीटर से 1100 मीटर तक हो सकती है। इनके ईस्ट में ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स है और वेस्ट में कालाहारी डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ऊंचे वेल्ड्स हैं जिनकी हाइट लगभग 1600 मीटर है। इंडियन ओशियन के प्रभाव के कारण यहाँ माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर्स यूजुअली कोल्ड और ड्राई होते हैं। टेम्परेचर यूजुअली 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जुलाई जो है यहाँ का कोल्डेस्ट मंथ है। समर्स यूजुअली शॉर्ट और वार्म होते हैं। जोहान्सबर्ग में हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समर में देखते हैं। इन वेल्ड्स में नवंबर से फरवरी के बीच में समर रेनफॉल देखने को मिलती है। विंटर मंथ्स में यहाँ पे रेयरली रेनफॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो बहुत कम है। ग्रासेज जो है वो अधिकतर यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि रेड ग्रास जो कि बुश वेल्ड्स में मिलती है, और इसी के साथ साथ में जो ऊंचे वेल्ड्स है वहाँ एकेसिया और मैरूला जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर एनिमल्स की बात करें तो लॉयंस, लेपर्ड, चीता और कुडू देखने को मिलते हैं। जो लोग रहते हैं उनका मुख्य काम कैटल रियरिंग और माइनिंग है। यहाँ की सोइल जो है वो बहुत कम फर्टाइल है, इसी के कारण से जो खाली एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा है। जहाँ लैंड फर्टाइल है वहाँ कुछ क्रॉप्स जैसे कि मेज, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटो ये लगाई जाती है। यहाँ की केश क्रॉप्स जो है वो टोबैको, शुगर केन और कॉटन। यहाँ के लोगों का मुख्य जो ऑक्यूपेशन है वो शीप रियरिंग। शीप को मुख्यतः वूल इंडस्ट्री के लिए पाला जाता है। यहाँ की जो मेरिनो शीप है वो बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज है और ये वूल जो है काफी वार्म होती है। इसी के साथ साथ में यहाँ डेयरी फार्मिंग भी हमें देखने को मिलती है, जिनसे बटर, चीज और कई अन्य प्रोडक्ट्स जो कि डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट के लिए भी काम में
आते हैं। गोल्ड और डायमंड जो है यहाँ के लोगों के लिए माइनिंग में मुख्य है। जोहान्सबर्ग की अगर हम बात करें तो उसको वर्ल्ड की गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, और उसी के साथ साथ में यहाँ का जो किम्बरले है वो डायमंड माइंस के लिए फेमस है। डेजर्ट एक ऐसा एरिड रीजन है, एरिड का मतलब होता है सूखा इलाका, जिसमें बहुत ही हाई या लो टेम्परेचर होता है और वेजिटेशन जो होती है वो बहुत ही स्केर्स या बहुत ही कम होती है। अगर दुनिया में हम लोग बात करें तो हॉट डेजर्ट्स भी होते हैं और कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं। जो सबसे पहला हमारा हॉट डेजर्ट है वो है सहारा। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है जो नॉर्थ अफ्रीका के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज को टच करता है। इसकी क्लाइमेट के बारे में बात करें तो उसमें स्corching हॉट और पार्च ड्राई है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी होती है। यहाँ रेनी सीजन जो होती है वो बहुत कम होती है। कि फ्लोरा, इसका मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे फूल वगैरह लगते हैं उनके बारे में बात करें तो उनमें मुख्यतः कैक्टस, डेट पॉम्स और एकेशिया है। और इसकी फोना के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब इसमें जो इतने एनिमल्स मिलते हैं उनके बारे में हम लोग बात करें तो वो कैमल्स, हियनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस और कई प्रकार के स्नेक्स और लिजर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में बात करें तो यहाँ नोमेडिक ट्राइब्स है। नोमेडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे विशेष दो नोमेडिक ट्राइब्स है, उनका नाम है बेडोइंस और टोरेक्स। ये जो नोमेडिक ट्राइब्स है वो सारे जानवरों को पालते हैं जैसे गोट्स, शीप, कैमल और हॉर्सेज, और इसी के साथ साथ में बहुत ही हैवी क्लोथ्स या भारी कपड़े ये पहनते हैं। सहारा डेजर्ट और नाइल वे जो कि इजिप्ट में है, वहां पे ओएसिस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में पानी देख सकते हैं, इसे हम लोग ओएसिस कहते हैं। और ये ओएसिस जो है वो सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स लगाई जाती हैं जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले और बीन्स, और यहीं पे वर्ल्ड का जो फेमस इजिप्शियन कॉटन मिलता है वो भी ग्रो करता है। इस इलाके में जो ऑयल की डिस्कवरी की गई है जो कि मुख्यतः अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में देखने को मिलती है, उसके कारण से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसी के कारण से सहारा डेजर्ट है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म या एक नया रूप लेता जा रहा है। यहाँ पे कई प्रकार के मिनरल्स जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम भी देखने को मिलते हैं। ऑयल के कारण से ही यहाँ पे इतनी ग्रोथ हो गई है कि आपको बड़े बड़े चमकते हुए ग्लासेस वाले ऑफिसेज और बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती है। बहुत ही शानदार मॉस्क यानी मस्जिद मिल सकती है, और जो पुराने केमल के चलने वाले जो रास्ते हैं वहां पे बड़े बड़े सुपर हाईवेज बन चुके हैं। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो ग्रेट हिमालयाज और जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलता है। इसके नॉर्थ में केराकोरम रेंज और साउथ में जंस्कार माउंटेन्स है। और यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर इंडस है। यहाँ की फ्लोरा की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम ग्रास के पैचेज या गुच्छे आपको मिलेंगे, और एनिमल्स को चरने के लिए बहुत ही कम श्रब्स या झाड़ियां मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे विलोज और पॉपुलर्स के ग्रोव्स या झुंड आपको देखने को मिल सकते हैं। समर टाइम में यहाँ पे कुछ फ्रूट ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स। यहाँ की फोना की अगर बात करें तो इनमें जो बर्ड्स हैं वो रोबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन और होपे है। लेकिन यहाँ की एनिमल्स की अगर बात करें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड सीप, याक और कई प्रकार के स्पेशल डॉग्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ के लोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्यतः मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लोग देखने को मिलते हैं, और वास्तव में यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और उसी के साथ में इनके जो ट्रेडिशनल गोम्पाज जो कि पुराने इनके धार्मिक तीर्थ स्थल है या धार्मिक मंदिर है वो हमें देखने को मिलते हैं। कुछ फेमस जो इनकी मोनेस्ट्रीज है वो हेमिस, थिक्से, शे और लामायरू है। समर के समय में यहाँ पे बार्ले, पोटेटोज, पीज, बीन्स और टर्निप की खेती की जाती है, और विंटर के समय में यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। टूरिज्म की अगर यहाँ बात करें तो टूरिस्ट जो है ना केवल इंडिया से बल्कि एब्रोड से भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो विशेषतः यहाँ के गोम्पाज
और मीडोज जो कि बड़े बड़े चारागाह हैं और ग्लेशियर्स है, उनके यहाँ ट्रेकिंग करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ साथ में विंटर में मनाई जाने वाली जो सेरेमनीज और फेस्टिविटीज है, उनको भी वो देखने के लिए आते हैं। क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।